तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोगों ने क्या देखा कि मैटर जो है हमारा 3 काइंड्स का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि ये कंडक्टर उस सब्सटेंस को बोला गया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। कितने हैं? वेरी लार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी लार्ज से। तो उन सब्सटेंसेस को हम लोगों ने कहा, क्या का बोला? कंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? इनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या थे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिकली जो है ये इनएक्टिव होते हैं। इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट का फ्लो आसानी से होता है। और तीसरा सब्सटेंस था सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सेमी कंडक्टर, इनमें इनका बिहेवियर क्या था कि नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और स्पेशल कंडीशन में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वो कैसे आएंगे इसको हम लोग आज समझेंगे। तो हेडिंग डालिए, सेमी कंडक्टर के 2 कैटेगरी था, एक था इंट्रिंसिक और दूसरा था एक्सट्रिंसिक। तो हेडिंग डालिए, नंबर 1 इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो जो हम लोगों के पास सेमी कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में होता है, उन सब कंडक्टर्स को ही क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। यानी प्योर फॉर्म में जो भी सेमी कंडक्टर्स हमारे पास हैं उनको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो द सेमी कंडक्टर्स semiconductors such as germanium, silicon, etc. The semiconductors such as germanium, silicon in their natural form are called intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. The semiconductors such as germanium, silicon, etc. in their natural form are called intrinsic semiconductor. तो इनको अब इंट्रिंसिक ना बोल करके केवल हम लोग सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। तो बात आती है कि इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है, तो वो किन वजह से होती है, किसकी वजह से होती है? तो लिखिए कंडक्टिविटी ऑफ
conductivity of intrinsic semiconductors are conductivity of intrinsic semiconductor is due to the presence of इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अभी बताएंगे कि होल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, दोनों की वजह से होता। they are present in equal equal in number. They are present equal in numbers. यानी इनकी संख्या अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो होल भी कितने होंगे 5। तो दे आर प्रेजेंट इक्वल इन नंबर्स। ठीक है, ये है नंबर्स। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड में से कोई एक आध बॉन्ड यानी 10 के पावर 9 एटम में से कोई एक बॉन्ड ही टूटता है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल पाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ही कम करंट हमें प्राप्त होती है। इसलिए क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है हम लोगों के डेली लाइफ में यूज़ नहीं हो पाता। तो इसके कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले जर्मेनियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग ये डालिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हेडिंग डालिए। ये वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया। ओके, इसके लिए हम लोग पहले 2 डायग्राम बनाएंगे। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in an intrinsic semiconductor. कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे होती है, इसको हम समझना चाहते हैं। जब इसको समझ लेंगे तब जा कर के हमको पता चलेगा कि कैसे हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर Z=32। ये हम लोग जानते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1s2
कमा 2s2 कमा 2p6 कमा 3s2 कमा 3p6 कमा 3d10 कमा अब कितना बच गया 4s2 और 4p2 कितने हो गए? फर्स्ट वाले में ये हमारा 2 हो गया, दूसरे वाले में 6 2 8, तीसरे वाले में कितने हो गए 18 और चौथे वाले में कितने हो गए फोर्थ ऑर्बिटल में 4। तो क्या देख रहे हैं कि सबसे आउटर गणना करिए 8 2 10 28 4 32, ठीक है 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 32। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जरा इनका डायग्राम बनाइए। देखिए ये है जर्मेनियम का न्यूक्लियस, जर्मेनियम एटम जिसको कि हमने जी के द्वारा शो किया है, और इसके बाहर की तरफ ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं। तो इसके पड़ोस में नेबरहुड में ये 4 और जर्मेनियम एटम बना लिया। देखते हैं कैसे इसमें कंडक्टिविटी आती है। ये जर्मेनियम एटम, एक जर्मेनियम एटम इसके पड़ोस में ये भी है, एक जर्मेनियम एटम ऊपर भी है। तो क्या देख रहे हैं कि ये एक जर्मेनियम का एटम, इसके जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं पड़ोसी 4 जर्मेनियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसका एक यहाँ होगा, इसका एक यहाँ होगा, इसका एक यहाँ होगा, इनके साथ ये पेयर बना लेता। पेयर बना करके ये बॉन्ड बन गया जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एक जर्मेनियम एटम 4 जर्मेनियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या देख रहे हैं कि इन नॉर्मल कंडीशन में अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये अपने पड़ोस में किसी और के साथ बॉन्ड बनाया होगा। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इधर पे कहीं बनाया होगा बॉन्ड, ये वाला इधर बनाया होगा। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं इसके भी 4 होंगे, तो ये इधर अपने किसी पड़ोसी से बनाया होगा, फिर ये वाला इधर पड़ोसी से बनाया होगा, फिर ये वाला इधर पड़ोसी से बॉन्ड बना लिया होगा। इसका भी देख सकते हैं इसके भी 4 होंगे, तो ये अपना इधर पड़ोसी के साथ जोड़ लिया होगा, बॉन्ड बना लिया, दोस्ती कर लिया इधर पड़ोसी से, इधर भी पड़ोसी से दोस्ती कर लिया। तो क्या देख रहे हैं इसका भी देख सकते हैं, यहाँ 4, ये अपने इधर के पड़ोसी से बॉन्ड बना लिया, ये वाला इधर के पड़ोसी से बनाया, ये वाला अपना इधर के पड़ोसी से बना लिया। तो क्या देख रहे हैं कि इन नॉर्मल कंडीशन में एक जर्मेनियम एटम जो है वो पड़ोसी 4 जर्मेनियम एटम के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो हमको क्या दिख रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो। यानी इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बगैर इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हमारे पास नहीं है, इसलिए इन नॉर्मल कंडीशन में जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो अब जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हट जाएगा। तो उसके लिए जैसे ये हट जाएगा, हटने के बाद यहाँ खाली जगह हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ये खाली जगह हो जाएगा। और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, यहाँ से उड़ करके यहाँ से ये खाली जगह पा करके कहाँ चला आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से यहाँ चला आया तो इसकी जगह जो खाली हो गई इसी को क्या कहते हैं, होल। ये होल क्या होता है, ये इसी को क्या बोलते हैं, होल, खाली जगह। तो वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल क्या होता है, वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो उस वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, होल। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अब क्या करेगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। तो इसको आप एक दूसरे डायग्राम में बना सकते हैं जहाँ पर ये बॉन्ड को ब्रेक दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये होल तैयार और इलेक्ट्रॉन इधर मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी के लिए मैटर में तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से टेम्परेचर की वजह से ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो होने लगता है। तो अगर इसमें मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किधर मूव करेगा, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो होल है, होल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर of an intrinsic semiconductor when we increase the temperature of an intrinsic semiconductor, one covalent bond in 10 to the power 9 atom of germanium breaks. When we increase the temperature of an intrinsic semiconductor, one covalent bond in 10 to the power 9 atom of germanium breaks. Thus, there originates electron hole pair. Electron hole pair. तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर के आ जाने की वजह से इसमें एक कंडक्टिविटी आ जाती है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, नाउ
now when electric field is applied, electrons of the Bragg bond move in the opposite direction of electric field whereas holes move in the direction of field, in the direction of electric field. Thus a very poor current, flows through the semiconductor. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ओरिजिनेट हुए और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये होल मूव करता है। होल किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों की वजह से एक करंट फ्लो करेगी। वो करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, तो करंट किधर फ्लो करेगी? ऊपर। होल जो है बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, होल्स ऊपर जा रहे थे तो करंट भी ऊपर। तो दोनों की वजह से एक करंट हमें किस में फ्लो होने लगती है? इस जर्मेनियम में। मगर ये इतना कमज़ोर होती है कि हमारे काम के पर्पस के लायक नहीं होती है। तो दस ए वेरी पुअर करंट फ्लोज थ्रू सेमी कंडक्टर। तो क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, अगर नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बहुत कम ही टूटेंगे। पता चला कि बहुत ज़्यादा हीट कर दिए, सब्सटेंस ही जल करके ख़त्म हो गया। तो हीटिंग करके हम ज़्यादा करंट पा नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारे काम लायक सब्सटेंस ही नहीं बचेगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि वो कौन सा उपाय है जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस में आ जाए। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने
इन सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटी को मिलाया, कुछ सब्सटेंसेस को मिला दिया। इन मिलाए गए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। तो इन इम्प्योरिटी की वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ये समाप्त होता है। थैंक यू।